हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो मैं हूं रमेश चतुर्वेदी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नंबर 1 ऑप्शन है, नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है और दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में के संदर्भ में वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो एक सूचना है, यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और थ्योरी तथा नोट्स तीनों प्राप्त करना चाहते हैं, ये तीनों की आवश्यकता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क कर सकते हो और मात्र ₹399 प्रति माह में आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर चैटिंग के भी माध्यम से और कॉल करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है या अच्छा परिवेश बुरी विरासत क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। तो व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। नंबर 1 है जेरोम एस ब्रेनर,
जीन पियाजे या डेविड ऑसवेल या हिल्डा दावा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 जीन पियाजे। तो जीन पियाजे बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व विज्ञान का परीक्षण आता है। नंबर 1 है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल पूर्व विज्ञान का परीक्षण करने में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 गर्भावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, I.P. पेवलाव, R.M. गैने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 R.M. गैने। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गैने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है। नंबर 1 है स्टेनले हॉल, जर्सील्ड, सिम्पसन या क्रो एंड क्रो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 स्टेनले हॉल। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। 40 मिनट, 30 मिनट, 36 सेकंड, 36 मिनट, 45 मिनट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 36 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन या ढांचा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 ढांचा, पाठ या ढांचा। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये पाठ अथवा ढांचा का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताता है। तो पहला ऑप्शन है परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुकरणीयतात्मक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। तो संरक्षण कक्षा समावेशन व्यवहारों में जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी
पियाजे की संरचना है? नंबर 1 है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 स्कीमा। तो बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा पियाजे की संरचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? नंबर 1 हॉलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य, स्किनर या रास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 रास। तो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो यह कथन रास महोदय का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? नंबर 1 ऑप्शन है गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या स्किनर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 गिलफोर्ड। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? केटल, आलपोर्ट, डोलार्ड और मिलर, बंडूरा और उनके साथी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 बंडूरा और उनके साथी। तो किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार बंडूरा और उनके साथियों का था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, रूढ़िगत, प्राकृतिगत या पक्ष रूढ़िगत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 संवेदी प्रेरक। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत संवेदी प्रेरक उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है, जबकि रूढ़िगत, प्राकृत रूढ़िगत और पश्चात रूढ़िगत ये हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने पर के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? नंबर 1 ऑप्शन है सक्रिय अनुबंध, क्लासिकीय अनुबंध, श्रेणीबद्ध प्रविधि या सूझ द्वारा अधिगम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 सूझ द्वारा अधिगम। तो एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा यह समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को सूझ द्वारा अधिगम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? नंबर 1 है वह अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। अगला है
उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। वह स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। वह चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, वह स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। तो वह स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों के ऊपर नहीं रखते हैं, यह विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है, जबकि वह अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ये भी सही होगा। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता था, उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। ये भी सही होगा। वह चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। ये भी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। यहाँ भी निगेटिव पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं होगी। तो ये शिक्षण कौशल विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये नहीं होगा। जबकि शिक्षण कौशल शिक्षक प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायक एवं सुगमता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। नंबर 1 है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। तो निम्नलिखित में से शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। जबकि शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।